हेलो दोस्तों, एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। हमारी जो सीरीज चली हुई है हिंदी साहित्य के इतिहास एस्टेट के लिए, और हमारा जो यूजीसी नेट के लिए जो जून में होने वाला है उसके लिए भी हम इसको तैयार कर रहे हैं। और हमारी डेली की जो है वीडियो यहाँ पे आएगी। और हमने जो कल बात की थी कि हम किस प्रकार हमारी रणनीति होगी हिंदी साहित्य इतिहास को पढ़ने के लिए, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कब कब हम किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे, और एसटेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए उसमें से क्या क्या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह हम इसमें पढ़ेंगे। कल हमने दोस्तों किया था हमारा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें हमारे जो चार काल बताए थे हमने। एक है हमारा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, और एक हमारा आधुनिक काल उसमें था। और आगे था हमारा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हमारा था नाटक, उपन्यास और कहानी। और उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं वह हमारा है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है, और दूसरा हमारा जो है पश्चिम जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है सबसे पहले कि इतिहास को लिखा कैसे गया, हिंदी जो साहित्य है उसको कैसे एक क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखा गया। क्योंकि पढ़ने का तभी मज़ा आता है या समझ विकसित होती है जब हम उन चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ते हैं, क्रमबद्ध पढ़ते हैं। और जैसे कि हम ऊट पटांग कोई चीज़ पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगी। जहाँ तालमेल नहीं होगा वहाँ जो है स्थितियाँ जो है गड़बड़ाएंगी। तो इसमें हम जो हमारी आज की क्लास होगी हमारी हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियाँ कि किस प्रकार विद्वानों ने किन किन पद्धतियों का जो है इसमें प्रयोग किया, कि कैसे उन्होंने इस हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया और आगे इसको लिखने में और इसको व्यवस्थित करने में अहम भूमिका जो निभाई, और किन किन पद्धतियों का इन्होंने प्रयोग किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा बार यहाँ से पूछा जाता है कि किस विद्वान ने किस पद्धति का हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने में और उसको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में लिखने में किसने अहम भूमिका जो है निभाई है। सबसे पहले जो हमारा माना जाता है हमारे जो गारसा दतासी हैं, जो ये हैं, ये एक हमारे फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी, इन्होंने जो है हिंदुस्तान का जो हिंदी का जो इतिहास साहित्य लिखा, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही लिखा था, 1839 में लिखा था। जो इन्हीं से जो है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की जो है शुरुआत मानी जाती है। और आगे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भी एक जो है पुस्तक लिखी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। 739 के करीब इन्होंने कवियों का जिक्र किया था इसमें, और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हमारी जो पद्धति हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, किन किन विद्वानों ने इसमें पद्धतियों का प्रयोग किया। सबसे पहले हमारी जो चार पद्धतियां हैं इसमें हमारी पहली पद्धति है जिसका नाम है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम जो हमारी पद्धति है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था किन्होंने किया, जो हमारे गारसा दतासी थे उन्होंने, और शिवसेन सिंगर ने। इन्होंने क्या किया कि जो कवि थे उन कवियों का जो वर्ण था, पहला जो अक्षर जिसे बोलते हैं हम, जैसे हमारे वर्ण हो गए क ख ग, वैसे तो उन्होंने सिर्फ उनके नाम के अनुसार उनको ही इसमें जोड़ा और उनकी जो रचनाएं थी उनको इस साहित्य में डाला। जैसे हमारे केशवदास हो गए, चिंतामणि हो गए, हमारे तुलसीदास हो गए, तो उन्होंने सबसे पहले जो है हमारे केशवदास को लिया, फिर हमारे जो उन्होंने चिंतामणि को लिया और फिर तुलसीदास को लिया। उनका कालक्रम कुछ भी रहा हो, उनका समय कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ वर्ण के अनुसार ही इसमें किसने जो है किया था। तो इसमें है हमारे गारसा द तासी, और दूसरे हैं हमारे शिव सिंह सिंगर।
इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया था। दूसरी जो हमारी पद्धति है उसका नाम है हमारा कालक्रम। दूसरी है हमारी कौन सी? कालक्रम अनुसार, कालक्रम अनुसार, कालक्रम अनुसार पद्धति, इसका इन्होंने प्रयोग किया। और इसको प्रयोग करने वाले जो हमारे विद्वान थे वो थे हमारे, एक तो थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा इसमें हमारे हिंदी साहित्य में इनका रोल है, क्योंकि इन्होंने कालक्रम के अनुसार, एक समय के अनुसार उसको, जो हमारे विद्वान थे और जो हमारे रचयिता थे, कवि थे, उनकी रचनाओं को इसमें सम्मिलित किया है। और दूसरे हमारे मिश्र बंधु, जिनकी रचना है, जिनका एक साहित्य जिसे बोलते हैं मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में जिसको प्रकाशित किया गया था। तो इसमें हमारे जो पहले हैं वह है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, और दूसरे हमारे मिश्र बंधु। इन्होंने ही जो कालक्रम अनुसार, यानी कि समय के अनुसार, उनका जो लेखक थे, जो विद्वान थे, उनकी उम्र के अनुसार, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाया उनकी रचनाओं को। तो यह भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रही, क्योंकि इसमें विश्लेषण नहीं था और तथ्यों की जो है जानकारी स्पष्ट नहीं थी। आगे जो हमारी पद्धति है उसका नाम है हमारा जो वैज्ञानिक पद्धति, इसमें बोलते हैं कि हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने भी इस पद्धति का प्रयोग किया है, पर यह सिर्फ तथ्य और प्रामाणिकता पर ही जो है निर्भर रहती है। लेकिन जो हमारा हिंदी साहित्य है या कोई भी इतिहास लगा लो किसी भी चीज़ का, वह सिर्फ 3 चीज़ों पे ही टिका हुआ है। पहले कोई हमारी घटना होनी चाहिए, दूसरा किसी उसका कोई कारण होना चाहिए, और तीसरा भाई उसका क्या होना चाहिए? रिजल्ट भी तो मायने रखता है। जैसे हमारी क्या बोलते हैं, क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसके कारण भी थे, उसमें घटना भी हुई और उसका रिजल्ट भी हुआ कि हमें जो है स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा पहला बोला जाता है कि हमारा हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 की क्रांति था। उसी प्रकार इसमें भी कि किस प्रकार से लोगों के जो विचार बदले, किस प्रकार उन्होंने क्या क्या प्रवृत्तियां थी, क्या क्या वहाँ की जो है परंपराएं थी, उस सब के बारे में ही हमको पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैज्ञानिक पद्धति है इसमें सिर्फ तथ्य और प्रामाणिकता पर ही ध्यान दिया जाता है। तीसरी जो हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो फोर्थ है हमारी, चौथी है हमारी पद्धति, वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आज के समय में इसको फॉलो किया जाता है और जिसका नाम है विधेयवादी पद्धति। यह हमारी चौथी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति। ये भाई हमारे इस पद्धति के जो प्रस्तुता थे, जो विद्वान थे, उनका नाम है हमारे जो फ्रेंच विद्वान है तेन, सबसे ज्यादा इनका नाम लिया। इन्होंने ही इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था, तेन ने। और हमारे जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसका प्रयोग किया है, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भी इसका प्रयोग किया है। इसमें जो सबसे हमारी इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 3 जो शब्द है उनको लिया, उनको ही फॉलो किया उन्होंने। और जो वो 3 शब्द जो हैं वो इस प्रकार हैं कि भाई सबसे पहले उन्होंने लिया कि जाति का मतलब ये नहीं है भाई किसी जाति से संबंधित है, इसका मतलब यह है कि उस समय की क्या क्या परंपराएं थी, क्या क्या रीति रिवाज थे लोगों के, क्या क्या उनकी विचारधाराएं थी, इसके बारे में ही उन्होंने लिया है जाति। और दूसरा है हमारा वातावरण, दूसरा वातावरण, उस समय की स्थितियां क्या थी, कैसा वातावरण था, कैसा मेलजोल था लोगों का, उसके बारे में ही इन्होंने बताया है। और तीसरी जो हमारा जो शब्द है इन्होंने प्रयोग किया है वह है क्षण विशेष, यानी कि कोई घटना, कोई
मुख्य घटना उस समय की, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए भाई, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका मानना यह था कि किसी भी जब उन्होंने विधेयवादी जो पद्धति का प्रयोग किया, उन्होंने बोला कि जो भी हमारा साहित्य होता है, जो रचना होती है, वह उस समय के जो लोग होते हैं उनके जो चित्त वृत्तियां होती हैं उनका ही प्रतिबिंब होता है। कि जो लेखक लिखता है, जो कवि लिखता है, वह उस टाइम की वह जो आसपास का जो वातावरण देखता है, आसपास से ही उसको प्रेरणा मिलती है, देख के वातावरण से ही, कि वह रचना करता है। और उसके बारे में उन्होंने बोला है कि जो भी यह प्रश्न जो है एस्टेट में पूछा गया था कि जो लोक चित्त वृत्ति है, उसके जो प्रतिबिंब है, उसको ही हम साहित्य कहते हैं। तो यह सब जो है कोट या वाक्य है किसके हैं? तो इन्होंने पूछा था कि जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, वह लोक चित्त वृत्तियों का ही प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? तो उसमें बहुत सारे जो है विद्वानों के नाम दिए हुए थे। तो उसमें था हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। तो सबसे ज्यादा नाम इनका ही आता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया भाई, जो जैसे मिश्र बंधु विनोद है, इन्होंने क्या किया भाई, जो भी इनसे पहले के थे लेखक थे, इनका जो मैं बता दूं आपको कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वह 1929 में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। और यह किसने लिखा भाई? ये लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। यही चीजें हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ से पूछ सकते हैं कि गार सदा दासी, यह पुस्तक किसकी है, यह साहित्य किसका है? गार सदा दासी का इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदवी है हिंदुस्तानी। यह अटपटा सा, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा भाई। जब तक हम इसको याद नहीं करेंगे तब तक ही हमें इसको नहीं कर पाएंगे। और कल हम एक और हमारी जो है क्लास लेके आएंगे, और उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो आदिकाल है उसका नामकरण किसने क्या क्या दिया है। जैसे चारण काल हो गया, जैसे हमारे भाई गार सदा दासी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 11 भागों में बांटा है। इतना बड़ा उन्होंने लिखा। यह बेस है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का। इन्होंने ही जो इनको देख देख के ही, इनके जो है इतिहास को फॉलो करके ही सभी जो विद्वानों ने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे लिखा है। उसमें और भी ज्यादा जो है प्रयोग किए हैं, और यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम बार बार जो है पूछा जाता है। एस्टेट में, यूजीसी नेट में यह प्रश्न पूछा जाता है कि इनका मिलान करें कि गार सदा दासी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, और जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कौन सी लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कौन सी लिखी गई है। और हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका मानना यह था कि भाई जो हमारा हिंदी साहित्य है, साहित्य की जो रचना है वह केवल दो ही उसके आधार होते हैं। एक तो है कि उस समय की जो हमारी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रसिद्धि पाती है वह रचना, उसको ही साहित्य में डाला जाता है, क्योंकि वह लोक प्रवृत्ति में उसका प्रतिबिंब होती है, वह उसमें सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उस स्थिति के बारे में, उस घटना के बारे में, उस समय की जो है परिस्थितियों के बारे में उसमें लिखा होता है, तो वह होती है। और यहाँ पे हम जो है यही हमारी कक्षा जो है समाप्त करते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, एक तो ये गार सदा दासी से हमारा 19वीं शताब्दी से हमारा हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ होता है। दूसरी बात भी जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, जो इन्होंने हमारी जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें लिखने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका जो निभाई है, क्योंकि इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास को 11 भागों में बांटा है, और एक क्रम के अनुसार इन्होंने, कालक्रम के अनुसार इन्होंने लगाने का इसमें प्रयास किया है। यह भी बहुत कारगर था, लेकिन विश्लेषण की कमी जो है इनमें होती है। विधेयवादी जो पद्धति है, क्योंकि उसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है, जाति यानी कि उस समय की परंपराओं के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। और विधेयवादी पद्धति है जो उसके
जो विद्वान हैं वह तेन, जो फ्रेंच के विद्वान हैं, इन्होंने ही इसका जो है प्रारंभ किया था विद्यावादी पद्धति का। और आगे हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु हैं, और हमारे जो हैं राम स्वरूप जी हैं, उन्होंने भी इस पद्धति का जो है प्रयोग किया था 1986 में। तो हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। कल हम एक और नई वीडियो लेके आएंगे, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस जो वीडियो के बाद आप इसको रिवाइज करेंगे और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो पॉइंट्स हैं यह हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है भाई। बार बार यहीं से प्रश्न आता है, बच्चों को समझ नहीं आता। जब हम चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी हमें याद रहेंगी, क्योंकि हमारे दिमाग में भी एक सीक्वेंस बना रहेगा कि भाई पहले कौन सी चीज़ आई थी, दूसरी कौन सी चीज़ आई थी, तीसरी कौन सी आई थी। तो ऐसे हम चीज़ों को याद करेंगे तो हिंदी साहित्य बहुत ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसको पढ़ते हुए इतना मज़ा आता है कि मतलब मन खुश हो जाता है, बंदे का मन करता है कि इसको बार बार पढ़ता रहे। दिन का पता नहीं चलता कब दिन निकल गया और कब रात होगी पता नहीं चलता, इतना इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं और रिजल्ट और पुरानी चीज़ों को सुनने के बारे में और जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें जोड़ के रखती हैं हिंदी साहित्य के साथ। और यह बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे पेपर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कल हम लेके आएंगे हमारा आदिकाल, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा जो रामचंद्र शुक्ल जी ने है, इनको 4 भागों में बांटा है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा आदिकाल है जिसे वीरगाथा काल दिया है, और हमारा भक्ति काल है, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा आदिकाल भाई। आदिकाल में हम अपभ्रंश से शुरू करेंगे। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इसको 4 प्रकरणों में बांटा है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट भी करें। और मेरा जो मेन मकसद है कि यहाँ पे क्योंकि एक डर बना रहता है कि हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे कवि हैं, उसके जो बच्चों के अंदर डर रहता है, मेरे को वो डर खत्म करना है और इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ें, इंजॉय करें। जब आप चीज़ों को इंजॉय करते हैं, उसको पढ़ते हैं पूरे दिल से, तब वो आपके दिल में बैठती हैं, वो समझ आने लगती हैं। जब आप मन मार के उसको सिर्फ एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे सच्चे दिल से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, क्रियोसिटी रखें अपने दिमाग में कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका क्या रिजल्ट रहा, तभी हमको पढ़ने में मजा आता है। तो कल हम भाई हमारी जो है आदिकाल की जो है वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे हमारा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।